जय हिंद सभी को। मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर। आप हैं डिफेंस उस्ताद के यूट्यूब चैनल पे और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CDS 1 2025 के पूरे नोटिफिकेशन। देखो, नोटिफिकेशन वैसे देखने में तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अगर हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो। किसी भी एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और यही आपका पहला स्टेप भी होता है, जहाँ से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते, है ना? तकरीबन 99% इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, 1-2% जो बची रहती है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिल जाती है। इसके अलावा आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इवन मेरे पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मेंटर भैया दीदी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ खुद से कर सकते हो। देखो यार, एक सीधा सा कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिसमें मैं यकीन करता हूँ, जिसको मैं फॉलो करता आया हूँ और जिसके दम पर मैंने भी 6 बार CDS को क्लियर भी किया है। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात जो है वो यही आ जाती है कि पूरे नोटिफिकेशन में ए से लेके जेड तक सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। क्या क्या आता है, कैसे आता है, वो सब कुछ मैं बताता हूँ। इसके द्वारा आप अपनी एज चेक कर सकते हो। सिर्फ अभी की एज चेक नहीं कर सकते, आप अपने आने वाले फर्दर अटेम्प्ट्स की एज भी यहाँ से चेक आराम से कर सकते हो। आपकी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपकी हाइट, आपका वेट, आपके मेडिकल कंडीशंस, आपकी सर्विस, आपका सब कुछ जो है भाई वो आपका नोटिफिकेशन से आ जाता है। तो जब मैं बच्चों को देखता हूँ कि भाई कोई मुझे एज चार्ट भेज दो CDS वाला, जो कई लोग प्रिपेयर करके रखते हैं, क्योंकि प्रिपेयर करते हैं क्योंकि बच्चों की डिमांड होती है, उनकी भी गलती नहीं है भाई। लेकिन ये एक तरीके से बच्चों को डिसेबल करना हुआ, बच्चों की सोचने समझने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना नहीं। अब यार ऑफिसर बनने जा रहे हो, है ना? ऑफिसर बनने जा रहे हो आप CDS के जरिए और आपको इतना भी नहीं पता कि भाई एज कैसे कैलकुलेट की जाती है। इतना सिंपल सी चीज़ है। वैसे तो मैंने प्रीवियसली एक वीडियो लाया हुआ है, लेकिन फिर से मैं एक वीडियो ला के रख दूंगा और आपको बता दूंगा कि भाई एज कैसे कैलकुलेट की जाती है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई आपकी एज एज के हिसाब से एलिजिबल है कि नहीं। भाई आप एज से खुद से कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा आपका 5 अटेम्प्ट है, 6 अटेम्प्ट है, 7 अटेम्प्ट है, कितने अटेम्प्ट आपके पास किसी पर्टिकुलर एग्जाम को लेके बाकी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन की बात करेंगे। इसमें जो भी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं, जो बेसिक्स आ जाते हैं, उनकी बात करेंगे, जिन्हें कई बार हम लोग छोड़ देते हैं। और जिन्हें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात भी करूंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, जो आप लोगों को बताना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड देखो भाई, UPSC ने काफ़ी इंतज़ार के बाद कल शाम को अराउंड आई गेस 8-9 बजे के आसपास आपका नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया, है ना? वैसे तो ये दिन में ही कर देते हैं, लेकिन कल पता नहीं क्यों उन्होंने डिले किया। तो भाई लास्ट डेट है सबमिशन की 31/12/2024 को शाम को 6:30 बजे तक। यानी कि टोटल आपके पास 20 दिन आ जाते हैं। अगर हाथ को काउंट कर लो तो भाई आपके पास वही 19 दिन बचते हैं साहब। ठीक है, इस एग्जाम का नाम है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसको प्रॉपरली हम CDSE कहते हैं, या फिर आप सिंपल इसको CDS भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें SSC वुमेन जो नॉन टेक्निकल कोर्स वाली हैं, यानी कि OTA चेन्नई वाली, उनका भी इंक्लूडेड है। कमीशन की वेबसाइट है upsc.gov.in, यहीं पर जाके आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के पूरे स्टेप बाय मैनर्स आपको फर्दर नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ दिए हुए, उनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ। ठीक है, अब देखो, ये जो भाई हमारा CDSE है, ये कंडक्ट किया जाएगा 13 अप्रैल 2025 को, यानी कि तकरीबन हमारे पास में जो है 4 महीने बच जाते हैं। इन 4 महीनों में आपको CDS की प्रिपरेशन भी करनी है। और जैसा कि आप सबको पता है कि भाई बसंतर 2 बैच लॉन्च हो चुका है CDS 1 2025 के लिए। ये हमारा 100 दिनों का बैच रहेगा और ये स्टार्ट होगा 1 जनवरी से। ठीक है, तो भाई किसी को इनरोल करना हो तो 8839961158 पर DM करें। फर्दर डिटेल्स में शेयर कर दूंगा। बैक टू दिस, कि भाई वैकेंसीज की बात कर लेते हैं कि भाई वैकेंसीज में क्या रहा है। तो देखो, सबसे पहले भाई हमारा आ जाता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। 160th डायरेक्ट को एंट्री के लिए भाई आपका ये जो कोर्स है जनवरी 2026 में स्टार्ट हो जाएगा। 13 वैकेंसीज रिजर्व्ड है NCCC सर्टिफिकेट आर्मी विंग होल्डर्स के लिए। टोटल वैकेंसीज है 100। ये हमारी लास्ट टाइम की जैसी ही है, उतनी की उतनी वैकेंसी। INA इजीमला का कोर्स जनवरी 2026 में होगा। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जनरल सर्विस हाइड्रो, इसमें 6 वैकेंसीज NCCC सर्टिफिकेट नेवल विंग होल्डर्स के लिए भी रहेंगी। 32 वैकेंसीज हैं, सेम एज लास्ट अटेम्प्ट। मतलब कि CDS
टू 2024 की बात हम कर रहे हैं, कंपेयर उससे कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करते हैं एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स की, जो कि जनवरी 2026 में स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका नंबर है 219 FP कोर्स, जिसमें 3 वैकेंसीज एनसीसी से सी सर्टिफिकेट एयर विंग होल्डर्स के लिए एनसीसी स्पेशल एंट्री के द्वारा रिजर्व रहेंगी। इसका भी संख्या 32 है और ये भी अनचेंज है। चेंज भाई हमारे ओटीए में आया। ठीक है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास 123rd एसएससी मैन नॉन टेक्निकल यूपीएससी कोर्स, जो कि अप्रैल 2026 में स्टार्ट होगा। 275 वैकेंसी है, पिछली बार 276 थी, है ना। उससे पहले भी जो आपकी है 250 प्लस ही थी, लेकिन सीडीएस 2024 में ही डायरेक्ट जंप देखा गया था, जिसमें 100 के आसपास वैकेंसीज आपकी ऐड की गई थी। इससे पहले 160 170 के आसपास वैकेंसी इसमें रहती थी। ठीक है, मतलब शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा जरूरत। लेकिन ओटीए चेन्नई मद्रास का 37th एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल का जो कोर्स है, जो सेम टाइम पे स्टार्ट होगा, उसमें आपकी पिछली बार 17 वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार 18 है। मतलब यहाँ की एक वैकेंसी कम करके शायद यहाँ जोड़ दिया गया। बस इतना ही चेंज है वैकेंसीज में। अभी भी मैं कहूंगा कि ये गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। इतनी ज्यादा वैकेंसीज नॉर्मली नहीं निकलती हैं, लेकिन निकल रही हैं। मतलब ये लोग आपको लेना चाहते हैं, यूपीएससी आपको लेना चाहती है ना। टोटल वैकेंसीज 457। अब यूपीएससी आपको लेना चाहती है, तो भाई आपका सीधा सा काम है कि भाई आप इस एग्जाम को क्लियर करें। आपका सीधा सा काम यही है कि सीडीएस 2025 के लिए जी जान लगा दें। और ये जी जान लगाने में मदद आपकी हम लोग करेंगे डिफेंस का, है ना। ये बसंतर 2 सीडीएस 2025 का जो बैच है, इसमें आप कमिटेड तरीके से आ जाइए, रेगुलर तरीके से आ जाइए, पढ़िए समझिए सब कुछ करिए, आप एग्जाम आराम से निकाल लेंगे। एग्जाम टोटली आपके कंट्रोल में है, एग्जाम आपके कंट्रोल में ही रहता है। एटलीस्ट रिटन एग्जाम तो आपके कंट्रोल में ही रहता है, उसको ना निकालने का कोई रीजन आपके पास नहीं होना चाहिए। फर्दर कुछ स्पेसिफिक चीजों की और बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी फिल किया जाता है। कोई भी कैंडिडेट होता है, देखो आप सबको पता है कि ये जो एग्जाम है, इसमें एयरफोर्स एकेडमी के लिए भी हम एग्जाम देते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भी दे रहे हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए भी दे रहे हैं, और ओटीए चेन्नई के लिए भी दे रहे हैं। तो आपको अपनी प्रेफरेंस मार्क करनी पड़ती है ना। आपको अपनी ऑर्डर ऑफ मेरिट के बेसिस पे जो आपका रहेगा, उसके बेसिस पे आपको अपनी प्रेफरेंसेस भी मार्क करनी है कि आपने कितना कट ऑफ क्लियर किया है, कितने मार्क्स क्लियर किए हैं। अब ये जो वुमेन कैंडिडेट होती है, ये तो सिर्फ ओटीए चेन्नई के लिए एलिजिबल रहती है, तो इनकी पहली प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ ओटीए चेन्नई ही रही। लेकिन अगर कोई मेल कैंडिडेट शॉर्ट सर्विस कमीशन की डिमांड कर रहा है आर्मी के जरिए, तो वो भी ओटीए को ही अपनी पहली प्रेफरेंस देगा और बाकी को कोई प्रेफरेंस नहीं देगा। या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी इसके लिए ओवर एज हो चुकी है ना, जो भाई इन तीनों अकेडमीज के लिए ओवर एज हो चुके हैं, वो भी ओटीए चेन्नई को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। लेकिन अगर कोई मेल कैंडिडेट आपका जो है वो परमानेंट कमीशन भी चाहने की डिमांड रख रहा है, तो उसके पास आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी का आपका क्या रहा है, ऑप्शन दे रखा है। उस केस में वो 4 आपकी प्रेफरेंस देगा ओटीए को, है ना। और इस केस में फर्स्ट प्रेफरेंस तो आपकी एएफए को देनी ही पड़ती है। अब सेकंड और थर्ड आप यहाँ कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने कुछ इस तरीके का प्रेफरेंस जो है वो दे दी, मोस्ट लाइकली यही प्रेफरेंस लोग आपकी फिलअप करते हैं। ठीक है, ओटीए के लिए कट ऑफ आपका अलग आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 110 आपका कट ऑफ आ गया या 100 आ गया। उसके बाद आईएमए के लिए भाई आपको 130 आ गया, आईएनए के लिए 140 आ गया, एएफए के लिए 150 आ गया। ऐसे 16 कट ऑफ आपके रहते हैं। ठीक है, अब अगर आपने ओटीए को भी प्रेफरेंस में रखा है, इन तीनों अकेडमीज को भी प्रेफरेंस में रखा है, और आप इन तीनों अकेडमीज के कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो सिर्फ अगर आपने जीके का सेक्शनल कट ऑफ निकाला है, आपने इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ जो है वो निकाला है, और आपने दोनों को मिला के ओवरऑल कट ऑफ ओटीए के लिए निकाला है, 110 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर आप ओटीए के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब भले ही मैथ्स का भी आपने दिया है, लेकिन मैथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग आ जाती है, दैट डजंट मैटर। मैथ्स की नेगेटिव मार्किंग जो है वो सिर्फ आपके एएफए, आईएनए और आईएमए के तौर पे ही कंसिडर की जाए। ठीक है, मतलब फिर वो कंसिडर की ही नहीं जाइए। जब वो नेगेटिव मार्किंग आ ही रही है, तो फिर उन एग्जाम्स में आपका तो मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ निकल ही नहीं रहा। ठीक है, ये प्रेफरेंस को लेके बात हो। इसके बाद में जो कैंडिडेट्स एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, वो उसको फर्स्ट चॉइस देंगी। पहली चॉइस ए को आपकी दी जाएगी, है ना। और उसके बाद उनसे लिया जाता है सीपीएसएस, उनका कंप्यूटर पायलट सिलेक्शन सिस्टम आपका जो होता है, वो आपका एग्जाम होता है। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपने एएफए को सेकंड या थर्ड चॉइस पे रखा है, तो वो इनवैलिड करार दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या रहता है, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी फाइनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, जो भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं आईएमए, आईएनए और एएफए के कोर्सेज के लिए,
जिनको उस कोर्स में वैकेंसीज की कमी की वजह से नहीं लिया जा चुका है, यानी कि वो मेरिट आउट हो चुके हैं, उनको एसएससी नॉन टेक्निकल यानी कि ओटीए चेन्नई के लिए कंसिडर किया जाए, भले ही उन्होंने अपनी चॉइस को उस कोर्स के लिए इंडिकेट ना किया हो। लेकिन कुछ कंडीशंस लग जाती। पहली तो ये कि वैकेंसीज अगर अवेलेबल होनी चाहिए जब उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर्स को उन कैंडिडेट्स को इशू कर दिया है जिन्होंने एसएससी एनटी की आपकी चॉइस को अप्लाई किया है ना, प्रिफर किया है। ओटीए के सारे बंदों को ज्वाइनिंग लेटर्स दे दिए हैं, कोई भी बंदा मेरिट आउट नहीं है, तो भाई इस केस में वैकेंसीज बचती हैं, तो फिर ऐसे आपको लिया जा सकता है। उसके बाद जो आपके लेफ्ट ओवर फाइनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं वो आपके एसएससी एनटी को ज्वाइन भी करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे जो लेफ्ट ओवर फाइनली क्वालिफाइड और बिलिंग कैंडिडेट्स हैं इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट में रखा जाएगा जब लास्ट कैंडिडेट जिसने एसएससी एनटी का प्रेफरेंस रखा है और उसको भी सीट मिल गई है प्लस वो रिकमेंड वगैरह भी हुआ है, तो है ना। तो ऐसे लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स को ऑर्डर ऑफ मेरिट के बेसिस पे ज्वाइनिंग लेटर भी इशू किया जाएगा। मेरा एक दोस्त भी ऐसे ही हुआ था, वो नेवी में गया, नहीं सॉरी नेवी में नहीं गया था, वो ओटी में गया था नेवी से। उसके बाद सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो भाई कुछ सालों पहले हमारे इतने ज़्यादा सेंटर्स नहीं हुआ करते थे, कुछ कैपिटल स्टेट कैपिटल्स जो हुआ करती थी वहीं पर हमारे एग्जाम्स हुआ करते थे, लाइक एमपी में भोपाल में हो जाता था, ठीक है। एंड क्या बोलते हैं न्यू दिल्ली में होता था आपका, और बाकी ऐसी जगह पर होता। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि भाई देखो ग्वालियर में भी आपका इस एग्जामिनेशन सेंटर है, मतलब बहुत ईज हो जाती है हमारे लिए, बहुत फायदा हो जाता है, हमें ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है ना। इसका फायदा यही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जिले हो जाते हैं, कुछ ऐसे गांव आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं जिनको ट्रैवल करना है। जैसे कि अगर मैं भिंड की बात करूं तो भिंड के बंदे को तो ग्वालियर ट्रैवल करना ही पड़ेगा, है ना, या फिर किसी नियर बाई जगह पे जाना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए मैं एक और चीज बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको चाहे ग्वालियर के भी लोग हों चाहे आप दूर के भी लोग हों, कहीं के भी लोग हों, अपने सेंटर से दूर अगर आप हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, वो ये कि अगर आप बाहर रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक दिन पहले आप जो है अपने सेंटर वाली जगह पर अराइव कर जाए, है ना। क्यों, इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, मैंने पास में बहुत एक्सपीरियंस देखे हैं कि लोग सुबह 4 बजे निकल रहे हैं सेंटर वाली जगह के लिए, दूसरी सिटी में है, एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई 1 घंटे का रास्ता है, आराम से हम पहुंच जाए, है ना। 4 बजे निकल रहे हैं, 6 बजे निकल रहे हैं, 7 बजे निकल रहे हैं, ठीक है। और होता क्या है कि बीच में उनको मिल जाता है ट्रैफिक जैम, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने रास्ता रोक दिया, कुछ हड़ताल चल रही है, और भाई वो नहीं पहुंच। पहला पेपर मिस हो गया तो भाई सब कुछ मिस हो ही गया ना, क्योंकि इंग्लिश तो भाई सबके लिए जरूरी है। पहला पेपर मैथ्स का होता तो चलो एक बार को आप ये भी सोच लेते कि चलो यार ओटीए का दे देंगे, लेकिन वो भी नहीं है। इंग्लिश तो सबके लिए मैंडेटरी है पहला पेपर। तो भाई 10th के बाद आपको एंट्री भी नहीं दी जाती है, तो एक दिन पहले अपने सेंटर की जगह पर आ जाइए, रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं, किसी धर्मशाला में, होटल में, किसी भी जगह रुक जाइए जो भी आप अफोर्ड कर सकती है ना। और जाके अपने सेंटर को देख भी आइए कि भाई मेरा सेंटर कहाँ पे है, या फिर अच्छे से उसको लोकेट कर लीजिए गूगल मैप पे, है ना। और जो लोग उसी सिटी में रहते हैं उनको तो वेल नोन पता होगा कि भाई इस जगह तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है ना। तो उसी के बेसिस पे वो भी अपने घर से निकले कि भाई कार से इतना टाइम लगेगा, स्कूटर से इतना टाइम लगेगा, ठंड है या गर्मी है, क्या सीन है। तो उसके बेसिस पे आप लोग 1 घंटे का टाइम जो है वो बफर में लेके चलिए कि भाई हम तो 1 घंटे पहले ही निकल जाए, है ना। आपको अगर 8 बजे रिपोर्टिंग है तो भाई हम तो 7 बजे ही सेंटर पे पहुंच जाएंगे, 7 बजे पहुंच के हम बाहर जो चार्ट लगा है उसमें अपना रोल नंबर चेक कर लेंगे। हम अपना जो सेंटर का कोड है हमारे एडमिट कार्ड में, उसके बेसिस पे हम सेंटर के कोड को भी देख लेंगे, क्योंकि सरकारी स्कूलों के नाम होते हैं एक जैसे, है ना। और जब तक ये आपके सेंट्रल लेवल पे चलता था ना तब तक जो आपके स्कूल्स वगैरह होते थे केवीज वगैरह या बाकी के, उनमें फिर भी ठीक ठाक रहता था। लेकिन ये स्टेट के जो आपके स्कूल्स होते हैं इनकी हालत बहुत कई बार खराब होती है ना। कई बार ये ऐसी ऐसी जगह होती है कि आप इनको इतनी आसानी से नहीं ढूंढ सकते। मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको पहले से ये चीज बता। फर्दर हम एज लिमिट, सेक्स और मैरिटल स्टेटस की बात करेंगे तो आईएमए के लिए एज लिमिट आ जाती है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते कि भाई हमारा एज लिमिट कितना होना चाहिए। देखो इस बार के लिए बता देता हूँ, अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स जिनका जन्म 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में हुआ हो, सिर्फ वही एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की तो हम बाद में बात करें, ठीक है। पिछले अटेम्प्ट के लिए ये आपका शायद जुलाई, एक सेकेंड, ये शायद आपका जुलाई 2001 हुआ करता था, है ना। मतलब कि 6 महीने आपके माइनस कर लीजिए, और अगले अटेम्प्ट के लिए आप 6 महीने प्लस कर लीजिए, यानी कि ये आपका 2 जुलाई 2002 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2007, ठीक है। इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। आप आराम से अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है
उसके बेसिस पे देख सकते हो कि भाई कितने अटेम्प्ट आपके पास बाकी है। किसी से पूछने ताछने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नोटिफिकेशन में। आईएनए के लिए भी भाई 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2007, एयरफोर्स के लिए भी 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2006 होनी चाहिए। कमर्शियल पायलट लाइसेंस वालों के लिए दूसरी आ जाती है ना। आपको ये नहीं पढ़ना है कि भाई 20 साल 24 साल एकेडमी में एंट्री करते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए, नहीं। आप सिंपल देखिए कि भाई इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हुए आपकी एज क्या इसके बीच में लाई करती है तो भर दीजिए। ठीक है। आप अनमैरिड होने चाहिए, 25 साल से कम के जो आ जाते हैं, मैरिज परमिटेड वगैरह नहीं होती है। ओटीए चेन्नई के लिए, मैन के लिए, वुमेन के लिए, दोनों के लिए एज लिमिट सेम ही है, 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2007। 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2007 आपका रहना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आईएमए और ओटीए इस मामले में काफी लिबरल है, यानी कि सिर्फ एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की आपकी डिग्री होनी चाहिए। बीए, बीएससी, बीटेक कुछ भी हो जाए, चल जाएगा, बढ़िया काम है। आईएनए के लिए आपको एक इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, यानी कि बीई होना चाहिए या फिर आपका बीटेक होना चाहिए, उनको कोई नॉर्मल डिग्री नहीं चलेगी। एएफए के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की डिग्री होना चाहिए, लेकिन 10+2 लेवल पर आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स किया। भले ही आपके पास बीए है, लेकिन 10+2 के लेवल पे आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स लिया हो, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो, तो फिर आपका 10+2 वाला लेवल की डिमांड नहीं है ना। मतलब कि एफकेट जहां हमारा फिल्ट्रेशन परसेंटेज के बेसिस पे लगाता है, वैसे ही सीडीएस आपका जो फिल्ट्रेशन है वो फिजिक्स प्लस मैथ के लेवल पे लगाता है, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लेवल पे लगाता है। ठीक है। जो भी ग्रेजुएट जिन्होंने अपने फर्स्ट चॉइस आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को रखा हुआ है, उनको अपने ग्रेजुएशन या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो उनके रहते हैं, प्रोविजनल डिग्री वगैरह रहती है, वो एसएसबी इंटरव्यू के टाइम पे दिखाने पड़ते हैं, है ना। तो अगर आपका जो रिजल्ट है वो इंटरनेट वाला रिजल्ट भी है, तो जाइए कॉलेज में जाके उसमें स्टैंप लगवा लीजिए, सील लगवा लीजिए, साइन करवा लीजिए और ले आइए, है ना। जो आपके फाइनल ईयर या सेमेस्टर डिग्री कोर्स में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 4 साल की डिग्री है, 7th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, या 3 साल की डिग्री है, 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, या 6th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, या 8th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, यानी कि फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, है ना। आपका भी फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन सीडीएस तो भैया हमारा पहले हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा। फाइनल ईयर का एग्जाम्पल हो सकता है आपका मई या जून में हो, है ना। तो उनकी जो है प्रेजेंट बैकलॉग नहीं होनी चाहिए लास्ट सेमेस्टर में, यानी कि जब आप एसएसबी देने जा रहे हैं तब आपके पास में कोई बैक नहीं होना चाहिए, है ना। इसी पर्पस के लिए क्या किया गया है, इसी पर्पस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको बोनाफाइड सबमिट करना पड़ता है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी फाइनल ईयर और डिग्री एग्जामिनेशन में पढ़ रहे हैं, उनको क्या करना है, उनको यूपीएससी एग्जामिनेशन में एक क्लियर होने देना, एक स्पेशल कंसेशन है, और उनको प्रूफ ऑफ पासिंग द डिग्री एग्जामिनेशन स्पेसिफाइड डेट तक देना पड़ेगा। इसके साथ साथ एसएसबी इंटरव्यू में बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो उनकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने इशू किया है वो लेके आना पड़ेगा। अब बोनाफाइड सर्टिफिकेट में ये साफ साफ मेंशन रहता है कि फलाना बंदा हमारे कॉलेज में पढ़ रहा है, इस कोर्स में पढ़ रहा है, और ये जो है इस डेट तक आपका एग्जाम क्लियर कर लेगा, इसको डिग्री मिल जाए। ठीक है। ये सिस्टम होता है जिससे पता लगता है कि आपके पास कोई प्रेजेंट बैकलॉग नहीं है। फर्दर आईएनए के लिए, एयरफोर्स एकेडमी के लिए, इन 3 अकेडमीज के लिए एग्जाम का स्कीम क्या होगा। तो देखो सीधी सी बात है, इंग्लिश का पेपर 2 घंटे का, 100 मार्क्स आपके रहते हैं, 120 क्वेश्चंस रहते हैं। जीके का पेपर 2 घंटे का, 100 मार्क्स, 120 क्वेश्चंस। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का 2 घंटे का पेपर, 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चंस। ठीक है। ये रहता है, प्लस इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी आपकी रहती है ना। आपका इसमें क्या है भाई, आपका इंग्लिश और जीके की बात की जाए, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, मतलब इसमें से नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है वो की जाती है 0.33 की। लेकिन इंग्लिश और जीके में एक क्वेश्चन का 0.89 या 86 आई गेस मार्क्स होते हैं, जिसमें से आपकी 0.29 मार्क्स काटे जाते हैं नेगेटिव मार्किंग के तौर। लेकिन अगर आप ओटीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपका इंग्लिश और जीके ही कंसिडर किया जाता है। अगर आपकी फोर्थ प्रेफरेंस है तो आपके मार्क्स को कैलकुलेट करते हुए सिर्फ इंग्लिश और जीके कंसिडर किया जाएगा। और अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, आप ओवरेज हो चुके हैं आईएनए, आईएमए, ईएफए के लिए, तो इस केस में तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको 2 ही पेपर देने हैं, इंग्लिश और जीके, और उसको देने के बाद आप जा सकते। ठीक है। इंग्लिश का पेपर आपका सुबह 9 से 11 होता है ना। लेकिन मेरे ख्याल से लास्ट जो आपको एंटर करने का टाइम रहता है वो शायद 8:30 रहता है या फिर 8 रहता है, जो भी है आप देख लेना अपने हिसाब से, तो ऐसा एडमिट कार्ड में मेंशन रहे। एडमिट कार्ड जो है वो आपका 1 वीक पहले अवेलेबल हो जाता है डाउनलोड करने के लिए, परेशान मत हुआ करो, सब कुछ यूपीएससी अवेलेबल करा दे। ठीक है। इन केस नहीं कराती है तो यूपीएससी ने बताया हुआ है कि कौन से कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो।
है ना। अपने हेल्पलाइन सेंटर्स के बारे में बताया, विंडोज के बारे में बताया, वो भी जाके नोटिफिकेशन में चेक कर लेना। ये 9 से 11 एग्जाम होता है, 1 घंटे का गैप दिया जाता है, और फिर उसके बाद 12 से 2 आपका जीके का होता है, 1 घंटे का गैप, एंड देन 3 से लेके 5 रहता है आपका मैथमेटिक्स। ओटीए वाले ये देने के बाद में अपने घर जा सकते हैं, चिल कर सकते हैं, और जो बाकी लोग हैं उनको 3 से 5 का एग्जाम भी देना पड़ता है, वो उसके बाद जाके चिल कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है बस। अब मैक्सिमम मार्क्स जो अलॉटेड हैं रिटन एग्जाम को और इंटरव्यूज को, ये हर कोर्स के लिए इक्वल कर दिए गए हैं। तो ठीक है, ये है 300, 300, 300 और 200। आईएमए के लिए 300, आईएनए के लिए 300, एयरफोर्स के लिए 300 और ओटीए के लिए 200। ठीक है, एसएसबी के मार्क्स को भी उसके हिसाब से ही वही आपका इंटीग्रेट कर दिया जाता है। अब देखो, ये पूरे के पूरा जो हमारा पेपर है, ये पहली बात तो ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन नहीं है। पेन और पेपर वाला एग्जामिनेशन है। ब्लैक बॉल पेपर पेन आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, तो 2-3 पेन लेके जाओ, अच्छे से करो, अपनी पूरी स्टेशनरी लेके जाओ, क्योंकि पेंसिल की, रबड़ की जरूरत भी आपको पड़ती है जो आप रफ वर्क करते हो, है ना। तो फिर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ओनली आते हैं, यानी कि एमसीक्यूज यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर जीके की और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, इसको इंग्लिश भी रहती है और इसमें हिंदी भी रहती है, यानी कि बाइलिंगुअल रहता है। जबकि इंग्लिश वाला जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही रहता है, उसमें कुछ हिंदी में नहीं किया जाता। चलो ठीक है। अब देखो, एक और बेसिक सी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो ये है कि इसके अंदर और भी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, लाइक आपकी मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी है, कि किसी को अगर मेडिकली फिट होना है तो गुड फिजिकल और मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, कोई डिसीज, सिंड्रोम या डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए, जो कि उसकी मिलिट्री ड्यूटीज के परफॉर्मेंस में अड़ंगा डाले, जैसे कि टेरेन में, क्लाइमेट में, सीजन में, सी में, एयर में, रिमोट एरियाज में, ऐसी कंडीशंस में जहाँ कोई मेडिकल एड नहीं है। तो कोई भी मेडिकल कंडीशंस ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें उनको फ्रीक्वेंट विजिट मेडिकल फैसिलिटीज में चाहिए, या फिर किसी तरह की एड चाहिए, या फिर किसी तरह की दवाई वगैरह चाहिए, है ना। इसको लेके भाई सारी इंफॉर्मेशन इसमें डाल रखी है, आपकी हर चीज को इन्होंने इसमें इंक्लूड कर रखा है। ये आप अपना बीएमआई कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। सर्विसेज के हिसाब से अलग अलग बीएमआई के चार्ट भी दे रखे हैं, कि भाई अगर आपकी एज जो है 20 से लेकर 30 ईयर्स के बीच में आती है, आपकी हाइट जो है अगर वो 165 आती है, मेरी 165 हाइट है, तो आपका वेट कितना होना चाहिए, 62.6 वेट होना चाहिए। इसके बेसिस पे आप अपनी हाइट और वेट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मेल्स और फीमेल्स के लिए, और अलग अलग सर्विसेज के लिए इसको अलग अलग दे रखा। कैलकुलेट कर लेना, देख लेना, उसी के आसपास अपना वेट मेंटेन कर लेना पहले से। फिर मिनिमम हाइट जो मेल कैंडिडेट्स को आर्म फोर्सेस में एंट्री के लिए चाहिए, वो चाहिए 157 सेंटीमीटर, है ना, जैसा उनकी रिक्रूटिंग एजेंसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। गोरखा ऐसे कैंडिडेट जो हिल्स को बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, गढ़वाल और कुमाऊं को, इनको 152 सेंटीमीटर की मिनिमम हाइट चाहिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर की मिनिमम हाइट, और जो गोरखास और कैंडिडेट जो हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, गढ़वाल और कुमाऊं को बिलोंग करते हैं, वो 148 सेंटीमीटर के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपका आ जाता है कि 147 सेंटीमीटर है, 151 सेंटीमीटर है, आपको लगता है कि इतने महीनों में आप जो है वो इतनी अपनी हाइट अपनी खींच सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए भाई, है ना। कई लोग ग्रो करते रहते हैं उस टाइम पे भी, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर प्लीज डू दैट। उसके बाद में ये विजन को लेके भाई आपके सारे के सारे स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। 10+2 एंट्रीज एनडीए टीएस में क्या रहने चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल एंट्रीज में भाई क्या आपका डिमांड रहती है, पीजी वाली एंट्रीज में क्या डिमांड रहती है, ये मेडिकल टर्म्स मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको विजन से रिलेटेड कोई इशू है तो आप अपने डॉक्टर्स पे जाके कंसल्ट कर सकते हैं इस चार्ट पेपर को दिखाने के। यहाँ लेजिक अप्लाइड है, यहाँ भी परमिटेड है, लेकिन टर्म्स और कंडीशन के साथ, टर्म्स और कंडीशंस नीचे डाल रखी हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि यार सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है, फिर मुझे समझ में नहीं आता कि अब क्यों पूछते हो किसी से, है ना। और ये इन्फॉर्मेशन मोर और लेस काफी हद तक सेम ही रहती है, यानी कि अगर आपके पास कोई रिसेंट नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं है, तो आप उससे पहले वाला जो लास्ट नोटिफिकेशन है आप उसके पास जाइए और आप उसमें देखिए कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन है, देख लो भाई, आगे सीधी सी बात है, वो आपको पता चल जाएगा। उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस या फिजिकल कोई भी डिफॉर्मिटी है, कोई भी इशू है, सब कुछ इसमें एक नॉर्मल लैंग्वेज में दे रखा है, मतलब आप आराम से समझ सकते हैं। देखो यार, ऑफिसर बनने जा रहे हो, मैं इतनी एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से रखता हूँ, मैं क्या, फौज भी आपसे एक्सपेक्टेशन रखती है, तभी उन्होंने आपको ये चार्ट पेपर दिया है ना। तो कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश किया करो, ठीक है। हर चीज स्पून फीड पे मत जाया करो, स्पून फीड पे जाओगे तो एसएसबी क्लियर नहीं कर पाओगे। ये बहुत मतलब कि मैं काफी टाइम से रिपीट करता आ रहा हूँ। उस दिन कर्नल विवेक अत्री सर का जो एक वो था, सेशन था, बच्चों के साथ कराया था मेरी एक स्टूडेंट ने,
तो उसमें भी इन्होंने सेम चीज एसएसबी को लेके बात कही थी कि भाई स्पून फीड जो है वो वाले बंदों के लिए चीजें मुश्किल हो जाती। स्पून फीडिंग नहीं, खुद की क्रिटिकल थिंकिंग पे जो है वो डिपेंड करना चाहिए, और खासकर तब जब सवाल आप सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने। और वही एक और इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि भाई आपकी पे कितनी होगी। भाई कई लोग इसके बारे में भी चिंतित रहते हैं, ये आपकी पेमेंट है, ठीक है। तो आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक बनोगे तब तक क्या अभी पेमेंट अभी के हिसाब से क्या है ये भी बता रखा है। तो मिलिट्री सर्विस पे कैसा मिलता है आपको, टीए कितना मिलता है आपको, डीए कितना मिलता है, कैडेट की ट्रेनिंग के लिए भाई आपको कितना पैसा दिया जाता है ना, 56,000 के आसपास आपको जो है आईएमए या ओटीए में ट्रेनिंग पीरियड के दौरान दिया जाता है। इसके अलावा अलग 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 जो स्कॉलरशिप्स वगैरह आती हैं उन सब के बारे में भी यहाँ बताया जाता है। सब कुछ वही एक एक चीज इसमें मेंशन कर रखी है, इसको डिटेल से पढ़ लो ए टू से लेके जेड तक, आपको सब समझ में आ जाए, है ना। अब देखो एक और चीज मैं बता देता हूँ कि सीडीएस टू 2024 में हम लोगों ने 20 से लेकर 25 के बीच में नोन सिलेक्शंस दिए थे। नोन मतलब जिन लोगों ने हमें बता दिए। कई सारे कैंडिडेट्स मक्कारी कर जाते हैं, आलस कर जाते हैं, बताते नहीं है, तो नंबर काफी हाई होते हैं हमारे। हम उन्हीं रिजल्ट्स को पब्लिश करते हैं जिनके बारे में हम श्योर होते हैं, प्लस जिसके बारे में हमें बताया गया होता है। ऐसे ही रैंडमली भाई किसी भी बंदे ने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, वो वाला काम हम नहीं करते। भाई अपना रोल नंबर बताओ, आप हमारे किस बैच में थे वो बताओ, और उसके बाद ही हम आपका नाम जो है पब्लिश करें। तो वही 100 के आसपास का हमारा बैच साइज था, 70-75 का था, और उसमें 20-25 लोगों का निकलना बहुत बहुत तगड़ा रेशियो है। मतलब थाउजेंड्स बच्चे होते तो आप इतना समझ लीजिए कि उसमें भी थाउजेंड्स निकल, उसमें हंड्रेड्स नहीं निकल रहा। ये भाई हमारा रेशियो है, ठीक है। कंटेंट की बात की जाए तो भाई वो सारा कंटेंट जो आप सीडीएस में एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो यूपीएससी डाल सकती है, वो सारा का सारा हमारे क्वेश्चन पेपर से आता। ज्योग्राफी में 19 में से 18 क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री में 22 में से आपके 12 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री जैसे वास्ट सब्जेक्ट्स। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में से, सॉरी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस में से 27 में से 18 या 19 क्वेश्चन आए, ठीक है। पॉलिटी इकोनॉमी से भी अच्छे क्वेश्चंस आए थे। और करंट अफेयर्स की तो बात ही क्या करनी भाई, करंट अफेयर्स में 35 में से 22 प्लस क्वेश्चंस आए थे। इतने क्वेश्चंस किसी के आ नहीं सकते। तो सीधी सी बात है, 100 डेज का बैच है, 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 100 दिन की मेहनत चाहिए भाई। वसंत 2 में आके आप इनरोल कर सकते हैं। आप इनरोल करने के लिए 8839961158 पर डीएम कर सकते हैं। अपना नाम बताइए, करंट सिटी बताइए, कॉलेज ईयर या करंट जॉब बताइए, किस ऑप्शन को चूज करना चाहते हैं। ऑप्शन में भाई ओडीए के लिए इनरोल कर सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश और जीके के लिए 3500 में। सारे सब्जेक्ट्स के लिए इंक्लूडिंग मैथ्स 5000, और सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए फीस है 1500। अब देखो पढ़ाने वाले बंदों की क्रेडिबिलिटी बता दूं, मैं यानी कि अरुण सिंह तोमर, मैंने सीडीएस निकाला है 6 बार, है ना। एफकेट भी भाई 5 बार निकाला है। उसके बाद एमबीए किया है ब्रिज पिलानी से, फिर बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ 3-4 साल से। फिर अगर हम बात करें आर्यन की, जो हमारी मैथ्स की फैकल्टी है, तो इन्होंने तो सीडीएस एएफए निकाला है आपका 5 बार। कितने ही अटेम्प्ट थे उनके पास एएफए के। और उसके बाद जो है इन्होंने एसएससी बीएसएससी ये सारे आपके जो मल्टीपल एग्जाम है ये निकाल चुके हैं, ठीक है। और इनकी ज्वाइनिंग भी जो है शायद अप्रैल में आ जाएगी। अप्रैल के बाद ये है ज्वाइनिंग भी कर लेंगे अपने रिस्पेक्टिव सर्विसेज में। अब मैं ओवरऑल बात करूं तो देखो भाई, इस बैच में लाइव क्लासेस भी होंगी, इसमें आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं। क्लासेस का शेड्यूल ऐसा रहेगा कि भाई हफ्ते में 6 बार तो हमारी जीके की क्लास होगी, है ना। और 3 बार जो है वो हमारी होगी इंग्लिश की क्लास। और 6 बार ही जो है वो आपकी मैथ्स की क्लास भी कंडक्ट करवाई जाएगी, यानी कि मैथ्स मंडे से लेकर सैटरडे। मतलब बहुत हमारे पास में टाइम रहता है क्लासेस को कंडक्ट करने का, सिलेबस को कवर करने का। इसमें हम सिलेबस को पूरा कवर भी करेंगे, पूरी थ्योरी करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग भी करेंगे यूपीएससी लेवल के, और उसके साथ साथ रिवीजन का टाइम भी जो है वो आराम से हमारा इसमें निकल जाएगा। यानी कि सारी की सारी चीजें इसमें होने वाली है, वो सारी चीजें जो आपको सीडीएस जैसे एग्जाम को निकालने के लिए जरूरी है, जो अपनी ड्रीम एकेडमी के लिए प्रथम पग यानी कि एसएसबी लेने के लिए अलाउ करने वाली है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी एट डिफेंस स्टार। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर सकते हो। किसी तरह का कोई एंटरटेनमेंट भाई हम लोग नहीं करवाते कि बच्चों को अच्छा लगना चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं, वो सब नहीं होता। कोई भी भाई हम गॉसिप नहीं करते, इधर उधर की कहानियां नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टडीज पे फोकस किया जाता है, बिकॉज वी नो कि भाई यही चीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही चीज आपको आगे लेके जाएगी। नहीं तो क्या फायदा कि हम लोग बैठे हैं 1-1.5 घंटे की क्लास कर रहे हैं और उस क्लास के अंदर भाई हमारा आधे से ज्यादा टाइम हम लोग गॉसिप कर रहे हैं, इधर उधर की कहानियां सुन रहे हैं। नहीं, फोकस सिलेबस पढ़ाने पर, पढ़ाई पढ़ाने पर, है ना, पढ़ने पर, एग्जाम निकालने पर है, वो हमारा गोल है ना। अर्जुन की आंख जैसे देख रही है ना, कि मछली की आंख को देख रही है, चिड़िया की आंख को देख रही है, हम सिर्फ वही चीज देख रहे हैं। अर्जुन बन, ठीक है। एंटरटेनर टीचर्स के पास जाने की कोशिश मत करो, मैं आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि फिर घूम फिर के फिर आप बाद में आते हो कि सर 2 अटेम्प्ट यहाँ दे दिए, वहां दे दिए,
वहाँ तो हजारों की भीड़ है, वहाँ तो कोई बात ही नहीं पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पर्सनलाइज असिस्टेंस दिया जाता है भाई। यहाँ पर आप 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हो टीचर के साथ, ठीक है। 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है टीचर्स के साथ भाई, सीधी सी बात है। और इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके पास मिल जाते हैं, अगर आप कोई भी लेक्चर मिस कर देते हैं लाइव क्लासेस भी आप कर सकते हैं, दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी से जो है हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग वैसे तो इनरोल बाद में भी कर सकते हो, लेकिन 1 जनवरी से यानी कि लाइव क्लासेस से स्टार्ट कीजिए, तो वो बहुत ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था। गॉड स्पीड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन एंड एफकेट ऑल्सो। इस कोर्स के जरिए एफकेट का जो कोर्स है वो भी भाई हमारा कवर हो ही जाएगा, ठीक है। बस इतना ही बताना था आपको। जय हिंद टू यू।